आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। आईआरजीसी के चीफ का बयान, कहा रेजिस्टेंस को देते रहेंगे सामान। बोले जब सीरिया ही नहीं लड़ा जंग तो बशर के लिए क्यों लड़ता ईरान। सीरिया में इंटरनेशनल कानूनों की हुई ऐसी तैसी, सीरियाई जमीन पर लंबा टिकेंगे ज़ायनी, मुंह में दही जमाकर बैठे एसटीएस लीडर अल जुलानी। खौफ के साए में जी रहे गजा के 96% बच्चे, हर वक्त सता रहा मौत का अंदेशा, सैकड़ों बच्चे छोड़ चुके जीने की ख्वाहिश। हैवानियत पर उतरी आईडीएफ, गजा में एड लेकर जा रहे ट्रकों पर किया हमला, 13 लोग शहीद, कई जख्मी, हजारों रह जाएंगे भूखे। और रूस की फौज लगातार बढ़ रही आगे, एक और कम्युनिटी कब्जाई, 410 यूक्रेनी फौजी मारने का दावा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 12 दिसंबर 2024 है आज और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात इजराइल और उसकी नीयत की। इजराइल ने तमाम इंटरनेशनल कानूनों की ऐसी तैसी मारते हुए साफ कर दिया है कि जब तक उसे उसकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक वो सीरिया की गोलान हाइट्स बफर जोन में अपनी मौजूदगी बनाकर रखेगा और कोई भी बाहुबली या थंगा बली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे तो आजमा लें। सीरिया में किए गए अपने तारीखी एयर स्ट्राइक्स, अपने तारीखी हमलों पर भी इजराइल ने सफाई दी, कहा कि सिक्योरिटी के एतबार से ऐसा करना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद सीरिया में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिनसे हमें ख़तरा था। अगर हम वो नेवल शिप्स और नेवल बेड़े और ये सब वगैरह या फिर उनके हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स तबाह ना करते, हथियारों के ज़ख़ीरे, तो वो कल हम पर चल जाते। तो तबाह करना ज़रूरी था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गोलान हाइट्स बफर जोन में आईडीएफ की तैनाती टेम्पररी तौर पर तब तक जारी रहेगी जब तक कि 1974 के समझौते के लिए प्रतिबद्ध फोर्सेस का गठन नहीं हो जाता, वो फॉर्म नहीं हो जाती। कमाल यह है कि सीरिया को बशर से आजाद करवाने आए मुज्जू, यानी सो कॉल्ड मुजाहिद, मैंने मुज्जू पर्सनली कहता हूं, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मुजाहिद एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो रहा है। खैर, ये जो सो कॉल्ड मुज्जू हैं, एसटीएस लीडर, इजराइल की तरफ से सीरिया की जमीन कब्जाने पर अभी तक खामोश हैं। हो सकता है कि ठंड के असर से उनका गला खराब हो गया हो, इसीलिए कुछ बोल ना पा रहे हों। सुना है कि उधर स्टेप्सिल्स भी नहीं मिलती है। तो खैर दोस्तों, अब थोड़ी हिस्ट्री समझ लीजिए। ये जो हो रहा है, गोलान हाइट्स साल 1944 से सीरिया के कब्जे में था। साल 1967 में 6 दिन तक जंग चली। इस दौरान इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर 1981 में इजराइल की पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, उसने एक तरफा तरीके से गोलान हाइट्स पर अपने जायज़ कब्जे का ऐलान कर दिया कि उसका कब्जा जायज़ है, उसका एनेक्सेशन कर लिया। लेकिन इसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 17 दिसंबर 1981 को अपने रेजोल्यूशन 497 में इजराइल के इस कब्जे को गैर कानूनी और नाजायज करार दे दिया। वैसे भी इजराइल के ज्यादातर कब्जे वाले गैर कानूनी इलाके ही होते हैं। जितना जहां जहां उसने कब्जा कर रखा है, सब जगह गैर कानूनी और नाजायज ही है। लेकिन इस नाजायज कब्जे वाले शख्स से या एंटिटी से या हुकूमत से बहुत से ममालिक ने ताल्लुकात बना रखे हैं। और यही इस सो कॉल्ड इंसाफ पसंद दुनिया की घिनौनी हकीकत है कि वो जिस पर टैग है कब्जाने का, भूमाफिया होने का, जमीनें हथियाने का, लोगों को बेघर करने का, जेनोसाइड करने का, जिस पर इल्जाम है उससे ताल्लुकात वसी करते हैं। कहते हैं आओ जी बिरयानी बनाई, कब खाओगे। खैर, बढ़ते हैं आगे। गजा की बात। एक स्टडी से यह पता चलता है कि गजा के 96% बच्चों को यह लगता है कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंग झेल रहे बच्चों पर की गई एक हालिया स्टडी से यह पता चला है कि 96% बच्चों को यह लगता है कि उनकी मौत उनके करीब है, जबकि उनमें से लगभग आधे बच्चे झेले गए जख्मों और दिमागी तकलीफों के चलते मरना चाहते हैं, वो जीना नहीं चाहते। यह स्टडी क्या वेस्ट और दुनिया भर के हुक्मरानों को खुद में झांकने का मौका नहीं देती? मैं कहता हूं दुनिया भर में। अरब हुक्मरानों बात नहीं करता, क्यों छोड़ दूं बाकी लोगों को? दुनिया क्या कर रही है? सभी तो कहते हैं ना इंसानियत की बात, कहां है? रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों पर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा है। हाई लेवल टेंशन के चलते उनमें डर, खौफ, फिक्र, नींद में गड़बड़ी, बुरे ख्वाब आना, नाखून चबाना, ध्यान किसी एक जगह ना लगा पाना, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फोकस ना कर पाना, इस तरह की तमाम दिक्कतें और समाज में अलग थलग
दिखाई देने या अलग थलग रहने जैसे सिम्टम्स नजर आने लगे हैं। इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों ने अपने घरों और स्कूलों पर बमबारी देखी है, अपने करीबियों को खोया है, मरते देखा है। सिक्योरिटी की तलाश में भागते वक्त डिस्प्लेस हुए ये बच्चे अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं। ये सारी बातें अब शायद ही उनके जहन से कभी निकल पाएं। ऐसे में हम देखें तो जंग के बाद भी गजा को कई तरह की मुश्किलात का सामना दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मुस्तकबिल बीमार हो गया है, उसका मुस्तकबिल डर गया है। उसके मुस्तकबिल ने किताबों की जगह खून खराबा देखा है, पेंसिल की जगह बम गिरते देखे हैं। उसके मुस्तकबिल ने वो सब कुछ देखा है जो हम मुस्तकबिल में कभी नहीं देखना चाहते। बढ़ते आगे, गजा में सीजफायर को लेकर बातचीत बहुत तेजी से और बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रही है। इस बातचीत में सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि गजा के दूसरे मूवमेंट्स को भी शामिल करके उनकी राय ली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वही कहें कि हमें तो इत्तला नहीं दी। PIJ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, इसके जनरल सेक्रेटरी जियाद अल नकाला के या नकला की रहनुमाई में गजा के रेजिस्टेंस मूवमेंट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का एक डेलीगेशन गजा पर बातचीत के लिए मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा पहुंचा है। ये डेलीगेशन यहां गजा में सीजफायर और होस्टेज डील की प्रोसेस पर मीटिंग्स में हिस्सा लेगा। अब ईरान की इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ का बयान सुनिए, बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस को हम सामान देते रहेंगे, यानी हम जो मदद करते थे वो करते रहेंगे, और बशर अल असद अपनी लड़ाई छोड़कर उनकी आर्मी भाग गई, हम क्या करते। जुमेरात को आज कई IRGC कमांडरों के साथ उन्होंने मीटिंग की। जनरल सलामी ने इशारा दिया कि रेजिस्टेंस मूवमेंट को वो सपोर्ट देते रहेंगे और उसके रास्ते खुले हुए हैं। सीरिया तक ये रास्ते लिमिटेड नहीं थे। एक सीरिया का रास्ता बंद होने से रेजिस्टेंस का सपोर्ट बंद नहीं हो सकता। वेस्ट एशिया में हालात बदलेंगे। वहाँ के सीरिया के जो हालात हैं उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान को हाल के महीने में जो आतंकवादी हैं, जिन्हें मुजाहिद कह रहे हैं कुछ लोग, और तकफीरी जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में, उनकी गतिविधियों की, उनकी हलचल के बारे में हमें इत्तला मिली थी। सलामी के मुताबिक तेहरान ने सीरिया के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स थे उन सबको इस मामले में इत्तला दी थी कि गड़बड़ होने वाली है, लेकिन सीरियाई हुकूमत में जंग लड़ने की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। सलामी ने फिर सवाल किया उन लोगों से कि कुछ लोगों को उम्मीद है कि IRGC सीरिया की फौज की जगह पर जंग लड़ती, लेकिन क्या ये बात जायज़ है कि हम दूसरे मुल्क में जंग लड़ें जबकि उस मुल्क की खुद की आर्मी गूंगी बहरी बनी रहे, कुछ ना करें? तो हम दूसरों की जंग क्यों लड़ते? हम भी ईरान लौट आए आराम से, हमें लौटना था। हम उसकी जंग लड़ते जो खुद अपनी जंग नहीं लड़ना चाहता था। जाहिर सी बात है, क्यों किसी की जंग लड़े। ईरान भी रेजिस्टेंस का साथ हमास का यूं दे रहा है कि हमास अपनी जंग लड़ रहा है, असली जंग वही लड़ रहा है। अगर आज कल हमास सरेंडर कर दे तो ईरान क्या करेगा? बात एक उस तरफ की कर लेते हैं, फिर इस तरफ आ जाएंगे। रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है और हर रोज यूक्रेन के कुछ नए इलाकों को कब्जाने का दावा भी कर रही है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रशियन फौजियों ने यूक्रेन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हुए पिछले 24 घंटे में डोनबास रीजन की जारिया कम्युनिटी को यूक्रेनी फौजियों से या फौज से आजाद करवा लिया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तास न्यूज एजेंसी को यह बताया कि रूस के बैटल ग्रुप ने इस लड़ाई में लगभग 410 यूक्रेनी फौजियों को, माफ कीजिएगा, 410 यूक्रेनी फौजियों को मार गिराया है और दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को तबाह कर डाला है। ये रूस के दावे हैं। यूक्रेन ने भी कल एक बहुत बड़ा हमला किया था जिसके बारे में हम आपको सुबह बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मैंने गजा में जितनी भी जुल्म की दास्तान देखी है अब तक सुनी है, मैंने कहीं नहीं सुनी। मैं सोचता हूं जो जिंदगी भर हिटलर की मार और हिटलर के जुल्म का रोना रोते आए, वो सब ये कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो पता है जुल्म क्या होता है, उन्हें तो पता है तकलीफ क्या होती है। क्या उन्हें नहीं पता है? क्या हिटलर को कुछ पता था? इजरायली ड्रोन, उसने आज एक एड कॉन्वॉय को हिट किया। जो मदद, रसद, राशन, दवाई लेकर जा रहा था कॉन्वॉय गजा में साउथ की तरफ, उस पर ड्रोन से अटैक किया और इसमें 12 लोग दिखा रहा है अल जजीरा के मारे गए। अपडेट यह है कि 13 लोग मारे गए, 30 से 40 लोग जख्मी हैं। मदद भाड़ में गई, सारी सब जल के रहा और वहां पर हंगर क्राइसिस ज्यादा गहरा रहा है। भूख से लोग बिलबिला रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं। उम्मीद ये थी ये मदद आएगी तो शायद कुछ दिन के लिए एक वक्त का खाना मिल जाएगा,
लेकिन वो भी खत्म हुआ, निशाना लगा लिया। ये कौन सा मयार है? ये मोस्ट मोरल आर्मी का हमला है। द बॉम्बिंग वॉज द लेटेस्ट इजरायली अटैक टारगेटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स एस्कॉर्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इन द गजा। इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे। इजरायली ड्रोन अटैक में ये मारे गए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। ये लेटेस्ट अटैक है जो बताता है कि ब्रुटैलिटी की हद हो रही है। An Israeli attack on Palestinian security guards escorting a humanitarian aid shipment in Gaza Strip has killed 12 people. फिलिस्तीनी सिक्योरिटी गार्ड थे। क्या वो करेंगे कुछ इनके खिलाफ? कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला नहीं है। मानवता के पापा, फुप्पा, चच्चा, मामू सब चुप बैठे, बेशर्म। 35 लोग मारे गए हैं आज सुबह से, थर्सडे सुबह से गजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में। ये दूसरी खबर है। वो तो खान यूनिस में साउथ में जा रहा था ट्रक, ये पूरे गजा की है सुबह से, और ये अपडेट हुई थी शाम में खबर। तब तक 35 लोग मारे गए थे। जब मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आंकड़ा बढ़ रहा होगा, अल्लाह न करे बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है 35 लोग सुबह से। वो तो हमसे 3.5 घंटे पीछे चल रहे हैं। उनका तो दिन अभी और लंबा है, और रात में सबसे इंटेंस हमले होते हैं। जरा सोचिए, 35। ये खबर है अल जजीरा की, उसे समझने की जरूरत है हमें आपसे ज्यादा उन लोगों को जहां से अल जजीरा चलता है, जो उसके आसपास है। रीड्रॉइंग द मैप, इजराइल नए नक्शे बना रहा है। इजराइल सीक्स टू रीमेक द मिडिल ईस्ट टू इट्स ओन डिजाइन। और इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को अपने तरीके से डिजाइन करना चाहता है, पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख देना चाहता है। और आपको याद होगा, खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दूंगा गजा जंग के बाद। और ये सब जो सीरिया में हमले किए हैं अभी इजराइल ने, उसके बाद इजराइल के लीडर्स के बीच में एक बातचीत चलने लगी है, जिसमें जो मेन डायलॉग है वो है न्यू मिडिल ईस्ट का, एक नया मिडिल ईस्ट। क्या अरब के हुक्मरान, क्या मिडिल ईस्ट के ममालिक और उनके सरबराह इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? जो अल जजीरा खामोशी से कहने की कोशिश कर रहा है, क्या उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं कि इजराइल बढ़ता चला जा रहा है? लेकिन मैं किसी का नाम ना लेते हुए, सबको शामिल करते हुए, इजराइल समेत तमाम वेस्ट और जो भी, एक बात कहना चाहता हूं कि उन सबको देखना चाहिए कि नेपोलियन का क्या हुआ। उसकी भी ख्वाहिशें ऐसी थी। हिटलर भी नक्शे बदलने चला था, उसकी भी ख्वाहिशें ऐसी थी। कहाँ हैं हिटलर, कहाँ है नेपोलियन? और आज के हिटलर भी जान लें, उनका भी वही हश्र होगा। हर कमाल बज़बाल, जिसका कमाल है उसका ज़बाल आएगा। ये रशियन फोर्सेस भाग गई। रशिया की बड़ी बेइज्जती हुई है सीरिया में। रशिया की प्रेस्टीज को ठोकर लगी है। ओपन सोर्स ने, जो इंटेल ने जो वीडियो दिखाया, उसमें रशियन फोर्सेस के तमाम मिलिट्री व्हीकल्स और सारे इक्विपमेंट्स, गन्स वगैरह और टैंक बड़ी तेजी से सीरिया के इलाकों को छोड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सीरिया के बागियों ने इन पर हमला नहीं किया, वरना पुतिन ने और ज्यादा लिखा है कि कंप्लीट ह्यूमिलिएशन है पुतिन के लिए। टार्टस और जो है ट्रूप्स जो है टार्टस में थे, इनका बंदरगाह वगैरह जो था, कसाब बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ ये भाग रहे हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में आने से पहले दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से कहा है, शायद मेरे दिल में दोस्ती का ख्याल आया है, अपुन ने तुझे चाय पे बुलाया, आजा। तो अपने प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में जब वो शपथ लेंगे, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन का मतलब शपथ लेंगे, ओथ सेरेमनी होगी, उसमें दावत दी है शी जिनपिंग को। देखिए, व्यापारी ऐसे होते हैं। इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को और चाइना को वायरस बताता आया था कि कोरोना इन्होंने फैलाया है, और कहता है हम तबाह कर देंगे। अब अपनी ओथ सेरेमनी में बुला रहा। अरे यार, बोलने के डायलॉग अलग हैं, दुनिया अलग चीज से चलती। कोई किसी को कोई शेर वेर नहीं है, कोई शेर नहीं है इस दुनिया का। अगर आप किसी को शेर मानते हैं, कोई किसी को तबाह कर देगा, आप अफीम से बाहर आइए, इस गफलत से बाहर आइए। कोई किसी को है ही नहीं कुव्वत तबाह करते। जब तक एक जंग अजीम ना हो, एक सनक, एक पागलपन अपने खत्म होने का, आदमी सोले हो जाए, तब तक कोई किसी को तबाह नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।